नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आम बजट 2017 बहुत ही खास परिस्थितियों में आया है क्योंकि नोटबंदी हुई थी और उसके बाद चुनाव सर पर हैं। सारे लोग पैनी निगाह से वित्त मंत्री को देख रहे थे, उनकी एक एक बात को सुन रहे थे। लेकिन क्या ये पूरा बजट आपको समझ में आया है? आपके लिए इसके क्या मायने हैं? जो शब्द आपको समझ नहीं आए लेकिन आपके लिए मायने रखते हैं, उन सब का विश्लेषण हम श्वेत पत्र में करेंगे। ईमानदारी का इनाम कितना होता है? कृषि प्रधान देश में किसान होने का मतलब क्या होता है? राजनीति में पारदर्शिता के मायने क्या हैं? ये रोजमर्रा में सैद्धांतिक सवाल हो सकते हैं, पर बजट 2017 में ये आर्थिक सवाल थे जिनका खूब जवाब मिला। ये बजट हमारा देश जो बदल रहा है उसको और अधिक तेजी से बदलने का प्रयास, एक प्रकार से हमारे सपनों से जुड़ा हुआ, हमारे संकल्पों से जुड़ा हुआ ये बजट एक प्रकार से हमारा फ्यूचर है, हमारी नई पीढ़ी का फ्यूचर है, हमारे किसान का फ्यूचर है। ऐतिहासिक नोटबंदी के बाद ये देश का पहला बजट था। 5 राज्यों के चुनाव से बस चंद दिन पहले आए बजट पर चुनाव आयोग की पाबंदियां भी खूब थी, पर वित्त मंत्री ने तो पूरे देश को लाइनों में लगने का पुरस्कार देने की घोषणा की। An argument is made that if nominal rate of taxation is kept at a lower slab, more people will prefer to come within the tax rate. I therefore propose to reduce the existing rate of taxation for individual assessees between the income 2.5 lakhs to 5 lakhs to 5% instead of the present rate of 10%. This would reduce the tax liability of all persons below rupees 5 lakhs income either to zero with a rebate or 50% of their existing liability. वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक 2.5 लाख तक की आमदनी वालों को पहले की तरह कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3.5 लाख की आमदनी वाले पहले 5,000 रुपए टैक्स चुकाते थे, अब उन्हें 2,500 रुपए ही टैक्स भरना होगा, यानी 2,500 का सीधा फायदा। 4 लाख आमदनी वालों को भी 2,500 का फायदा होगा। 10,000 की जगह अब उन्हें 7,500 रुपए टैक्स देना होगा। 5 लाख सालाना आय वालों को 20,000 की जगह 12,500 रुपए का टैक्स देना होगा। 6 लाख की आमदनी पर 35,000 की बजाय अब 22,500 ही टैक्स चुकाना पड़ेगा, यानी 12,500 का फायदा। 10 लाख की आमदनी पर 1.25 लाख की जगह 1,12,500 टैक्स, इस वर्ग को भी 12,500 का फायदा। 20 लाख की आमदनी पर अब तक 4.25 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 4,12,500 टैक्स देना होगा, यानी यहाँ भी 12,500 का फायदा। डिमोनेटाइजेशन के वक्त जो था, जो एक्सपेक्टेशन आई थी गवर्नमेंट से कि टैक्स में कुछ होगा, मोदी जी ने उसको मीट आउट किया है एंड इस तरह में हम लोग सेटिस्फाई है कि जो बेसिक इनकम, जो मिडिल लेवल लोगों को इंक्रीज होना चाहिए था, रिलीफ मिलना चाहिए था, वो करके दिया गवर्नमेंट ने। 3 to 5 जो कि पहले 10% मतलब होता था, अब 5% हो गया, सो दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, दैट्स गुड। सो आई थिंक ओवरऑल फॉर दी न्यू जॉइनीज एंड मिड लेवल एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि ऑब्वियसली टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, तो इसलिए हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। टैक्स की लिमिट से अप टू 3 लाख उसने नो इनकम टैक्स कर दिया, दैट इज अ गुड पॉइंट। और लिमिट बढ़ानी चाहिए थी। 3 लाख बहुत कम है, 2-2.5 लाख में पहले ही चल रहा था, लेकिन 3 लाख बहुत कम है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आज सभी चीज़ें महंगी हो रही हैं। इसकी लिमिट और बढ़ानी चाहिए थी, कम से कम 5 लाख, नहीं तो 4 लाख तो करनी चाहिए थी। जब से नोटबंदी हुई है तब से देश में आयकर दाताओं की सीमित संख्या का जिक्र भी खूब हुआ है। वित्त मंत्री ने सदन में उन आंकड़ों को दोहराया, पर क्या ईमानदारी का ये इनाम पर्याप्त है? टैक्स के मामले में छोटे व्यापारियों को राहत देने की भी भरसक कोशिश हुई है, क्योंकि नोटबंदी की मार सबसे अधिक उसी वर्ग पर पड़ी। is a scheme of presumptive taxation for small and medium taxpayers whose turnover is up to rupees 2 crores. At present, 8% of their turnover is counted as presumptive income. I propose to make this 6% in respect of a turnover which is received by non-cash means.
तो जितनी भी कंपनीज 50 करोड़ तक की टर्नओवर है उनका 5% टैक्स कम किया जाएगा। विरोधी दल हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि जो सरकार है वो कॉरपोरेट की दोस्त है और किसानों की दुश्मन है, और इसीलिए इस बार बजट में सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसानों के जरिए उसी कलंक को धोने की कोशिश की जा रही है जहां सूट बूट की सरकार के आरोप में सरकार घिर जाती है। सरकार ने वादा किया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। इस ऐलान का रोड मैप पेश करते हुए बजट में कहा गया है कि साल 2017-18 में किसानों को खेती के लिए 10 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया जाएगा। कर्ज पर 60 दिनों तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। कर्ज देने वाली संस्था का कंप्यूटरीकरण होगा। कृषि उत्पादों की सफाई और पैकेजिंग के लिए 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। डेयरी विकास के लिए किसानों को 8,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। गांव में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई की व्यवस्था होगी। 50 लाख ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और हॉटस्पॉट की सुविधा दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य 2022 तक हमारे देश के किसानों की आय डबल करने का इरादा है, दोगुना करना है। नीतियां एवं योजनाएं उसी प्रकार से तय की गई है। बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित उन पर केंद्रित किया है। बजट का पूरा जोर गांव के विकास और किसानों की माली हालत सुधारने पर केंद्रित दिखा। अनुमान है कि साल 2017-18 में कृषि विकास दर 4.1% रह सकती है। इतना ही नहीं, इस बार मनरेगा के मद में सबसे ज्यादा 48,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। योजना के तहत गांव में 10 लाख तालाब बनेंगे। हालांकि विरोधी इसे केवल दिखावटी वादे मान रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद जो झटका सरकार ने गरीबों को मारा, एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल पार्टी शेर शायरी की जेठनीली जी ने अच्छा भाषण दिया, मगर बेसिस कुछ नहीं है उसके। सरकारी ऐलान का कारवां आगे भी बढ़ा। सूखा आपदा से परेशान किसानों को राहत देते हुए फसल बीमा 30 के बजाय 40% कर दिया गया है। फसल बीमा के लिए 9,000 करोड़ की रकम जारी हुई है। तो चुनावी राज्यों को लेकर तो कोई ऐलान नहीं हुए, लेकिन किसानों को लेकर और ग्रामीणों को लेकर, ग्रामीण इलाकों को लेकर बहुत सारे ऐलान हुए। समझ सकते हैं आप, चुनाव का वक्त है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक गांव हैं। बहरहाल चाहे चुनावी वादा ही क्यों ना हो, लेकिन फायदा तो गांव वालों का हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जरूर है। इसके अलावा जो एक बात अहम थी इस बजट में, वो ये कि इसमें पहली बार रेल बजट का आम बजट के साथ मिलन कराया गया था, विलय हुआ था दोनों का। तो रेल मुसाफिरों के लिए कैसी खबर निकल कर आई है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। रेल सेफ्टी के लिए 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया। रेल विकास के लिए 1,32,000 करोड़ आवंटित किए गए। ये बताया गया कि 2020 तक मानव रहित क्रॉसिंग पूरी तरह खत्म कर दिए जाएंगे। IRCTC से ई टिकट बुक करने पर सेवा शुल्क नहीं लगेगा, यानी यात्रा सस्ती होगी। 7,000 स्टेशनों पर सोलर लाइटें लगेंगी। स्वच्छ भारत को आगे ले जाते हुए क्लीन माई कोच सुविधा शुरू होगी। रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए सुगम बनाया जाएगा और शेयर बाजार में IRCTC बतौर कंपनी लिस्ट होगी। Our focus is on Swachh Railways. SMS-based Clean My Coach service has been started. It is now proposed to introduce a Coach Mitra facility, a single FINDO interface to register all coach-related complaints and requirements. By 2019, all coaches of Indian Railways will be fitted with bio-toilets. Pilot plants for environment-friendly disposal of solid waste and conversion of biodegradable waste and to energy are being set up at New Delhi and Jaipur railway stations. 5 more such solid waste management plants are now being taken up. कैशबैक और रेफरल बोनस स्कीम आएगी। भीम ऐप से डिजिटल पेमेंट बैंक को बढ़ावा दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस के जरिए डिजिटल योजनाएं लागू होंगी।
डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं होने पर आधार कार्ड से भुगतान होगा। हर बजट के प्रावधान में लोग ये तलाश करते हैं कि कौन सी चीज सस्ती हुई है, कौन सी चीज महंगी। इस बजट में सस्ते महंगे का क्या है हाल, इस पर एक नजर डालते हैं। तंबाकू पान मसाला के शौकीनों के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट महंगे की श्रेणी में है, पर साथ ही मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, एलईडी बल्ब, हार्डवेयर, सिल्वर फॉइल, स्टील का सामान, चांदी के गहने और ड्राई फ्रूट्स भी महंगे हुए हैं। जो सस्ता हुआ है वो है पवन चक्की, आरओ, पार्सल, लेदर का सामान, सोलर पैनल, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, नायलॉन और आईआरसीटीसी के जरिए ऑनलाइन रेल टिकट खरीदना। पर बजट में तमाम ऐलानों के बीच जो एक ऐलान सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है राजनीतिक पारदर्शिता। उस पर श्वेत पत्र इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लोगों से यह अपील की थी कि गैर जरूरी होने पे वो अपने गैस सब्सिडी को छोड़ दें, तो कई लोग उठकर सामने आए थे। लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठा था कि राजनेताओं की जिम्मेदारी का क्या। तो राजनीतिक पारदर्शिता को लेकर इस बजट में ठोस कदम दिखा। ठीक क्या है, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी से पैसा कहाँ से आता है हर आदमी को पता होना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कहाँ से पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है। ये बहुत अच्छा कदम है। जो पॉलिटिकल पार्टी बेनामी नाम से, बगैर किसी नाम से पैसा को कैश में जमा कर देती थी, जिसको ये दिखाया जाता था कि ये किसी भी XYZ के नाम से पैसा जमा कर दिया है, जिसका प्रॉपर कोई सोर्स नहीं होता था, तो वो ट्रांसपेरेंसी ले आए हैं। किसी को पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है तो चेक के थ्रू दे पेमेंट। ये बहुत अच्छी चीज़ करी है, क्योंकि हमने देखा पिछले भी पार्टियों ने अपना जो चंदा दिखाया 20-20 हज़ार रुपये के चेक से ज़्यादा उन्होंने दिखाया ही नहीं कि किसी से लिए। तो 2-2 हज़ार के करें तो शायद और परेशानी होने, तो शायद वाइट में करें, चीज़ें अच्छी करें। हम लोग अच्छे दिन और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्लैक मनी पे बहुत कंट्रोल आ जाएगा। मेजर जो फंड आता है जो रियल स्टेट है या गवर्नमेंट पार्टीज में जाता है, जिसका पता नहीं है क्लैरिटी कि एक्चुअल में आता कहाँ से, सोर्स कहाँ है, तो वो सोर्स पे एक कंट्रोल आ जाएगा कि सोर्स कहाँ था फंड और उसका यूसेज क्या हुआ है, वो एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में आ जाएगा। सरकार के नए नियम के अनुसार कोई भी दल 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले सकता। इससे ज्यादा का चंदा चेक या डिजिटल लेन देन के जरिए लेना होगा। अब चाहे किसी भी पार्टी पर इस फैसले का असर कैसा भी हो, समर्थन हर ओर से हो रहा है। जो भी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। राजनीतिक चंदों पर सरकारी लगाम की वजह जानने के लिए एडीआर की रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। इसके मुताबिक राजनीतिक दलों की कुल घोषित आय 11,367.34 करोड़ है। इनमें 7,832.98 करोड़ रुपए अघोषित हैं, यानी ये 20-20 हजार रुपए से कम के चंदे बताए गए। उम्मीद है कि ताजा ऐलान के दूरगामी नतीजे होंगे। राजनीति में शुद्धता की तरफ एक कदम बढ़ाने के बाद आम जनजीवन से भ्रष्टाचार को रोकने के लिहाज से सरकार ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति अब 3 लाख से ज्यादा का लेन देन कैश में नहीं कर पाएगा। इसके अलावा विजय माल्या पर सीधे इशारे के तौर पर आया बजट के दौरान अरुण जेटली का ये बयान। In the recent past, there have been instances of big-time offenders, including economic offenders, fleeing the country to escape the reach of law. We have to ensure that the law is allowed to take its course. Government is therefore considering introduction of legislative changes and even a new law to confiscate the assets of such persons located within the country till they submit to the jurisdiction of the appropriate legal forum. देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों पर सख्ती की जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त होगी और डिफॉल्टरों की संपत्ति कुर्क करने के लिए नए नियम बनेंगे। सवाल ये नहीं कि किस क्षेत्र में कितने पैसों का आवंटन हुआ है, सवाल ये है कि जितना आवंटन हुआ है उतना ईमानदारी से खर्च भी हो जाए। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।